अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी थर का कोयला अब बिजली बनाने के साथ साथ सीमेंट बनाने के काम भी आएगा। इस सिलसिले में एक अहम वायदा हुआ है चिराट सीमेंट और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के दरमियान, जिसके तहत फैसला किया गया है कि चिराट सीमेंट अपनी प्लांट के अंदर इंपोर्टेड कोयले की जगह थर का कोयला इस्तेमाल करेगा, जिससे उसकी पैदावारी लागत कम होगी और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी बचेगा। इस अहम खबर का जो जिक्र करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में फिश फार्मिंग की एक नई टेक्निक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग फरोग पा रही है और वर्ल्ड बैंक भी अब इसे पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहता है। इस अहम डेवलपमेंट को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सिंध के अंदर, जहां थर की माइन मौजूद है। वहां से कोयला निकालने का प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। पहले इस कोयले को सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2640 मेगावाट के पावर प्लांट लग चुके हैं। अब इस कोयले से सीमेंट बनेगा। इसी साल के शुरू में पावर सीमेंट नाम के एक कंपनी ने इस कोयले के ट्रायल्स किए। बहुत कामयाबी से इस कोयले ने उस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर एनर्जी की नीड्स पूरी की। तो अब जाकर एक पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप चिराट सीमेंट ने भी वायदा किया है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के साथ। इसके तहत इसका 4.5 मिलियन टन का जो प्लांट नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा में लगा हुआ है, वहां पर सारा कोयला थर का इस्तेमाल होगा। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में कोयला इंपोर्ट करने वाली दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान सालाना 19 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करता है। उसमें से 9 से 10 मिलियन टन तो पावर प्लांट्स के लिए इंपोर्ट होता है, जबकि तकरीबन 5 से 6 मिलियन टन सीमेंट प्लांट्स के लिए इंपोर्ट होता है। तो अगर हम सीमेंट प्लांट्स के लिए लोकल कोयला इस्तेमाल करना शुरू करें तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत होगी जो हम इंपोर्टेड कोयले पर खर्च करते हैं, और दूसरा फायदा यह है कि जब हम लोकल कोयला इस्तेमाल करेंगे वो इंपोर्टेड कोयले से सस्ता होगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। माहिरीन कहते हैं कि अगर कोयले की कीमत में $10 फी टन की कमी वाक़ई हो तो सीमेंट की प्रोडक्शन कॉस्ट में 360 रुपये फी टन की कमी वाक़ई हो जाती है। इसी हिसाब से अगर देख ले, पाकिस्तानी कोयला इस वक्त इसी मुकाबले के इंटरनेशनल कोयले से आधी कीमत पर दस्तयाब है। तो अगर इतना बड़ा ह्यूज फर्क हो तो हमारा सीमेंट दुनिया भर में एक सस्ता सीमेंट हो सकता है। हमारे पास सीमेंट बनाने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 83 मिलियन टन सालाना है, यानी 8 करोड़ 30 लाख टन हम सालाना सीमेंट बना सकते हैं। और हमारी कंजम्पशन 4.5 करोड़ टन है। बाकी सीमेंट हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन मुल्क के खराब माशी हालात की वजह से एक्सपोर्ट्स कुछ रुकी हुई हैं। तो अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लेते हैं तो हमारी दोबारा से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम $1 बिलियन का सस्ता सीमेंट बनाकर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और सीमेंट एक ऐसी फील्ड होगी जिससे पाकिस्तान अरबों डॉलर्स कमाने लगेगा। इसके पैरेलल कि हम लोग बिजली भी इसी कोयले से बना रहे हैं, फिर फ्यूचर में जाकर इसी कोयले से हमने फर्टिलाइजर बनाना है, यूरिया बनाना है, डीजल बनाना है, पेट्रोल बनाना है, गैस बनानी है। तो हमारे पास कोयले की ये वाफर ज़खायर हमारी तरक्की की नवीद है, बशर्ते हम लोग इन कोयले के ज़खायर से इस्तेफादा करें, इनको अपनी यूटिलाइजेशन में मैक्सिमम हद तक लेकर जाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर सस्ती एनर्जी हो और उस सस्ती एनर्जी के जरिए इंडस्ट्री का पहिया चल सके, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और हम दुनिया में कंपिटिटिव हो सकें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान में फिश फार्मिंग का एक नया तरीका आहिस्ता आहिस्ता फरोग पा रहा है, वो है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर जमीन के ऊपर गहरे गहरे पॉन्ड बनाए जाते हैं और उन पॉन्ड्स के अंदर फिश रखकर उनको दो चीजें आर्टिफिशियली दी जाती हैं, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा कंट्रोल टेम्परेचर। और इस मेथड के अंदर होता ही है कि आप फिश को फीड नहीं डालते, बल्कि
फिश की अपनी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो उसका फुजला होता है, उसी को काम में लाने के लिए उस पॉन्ड के अंदर इस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं जो कि उस फुजले को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं और वो फिश खाकर उसी फुजले को रिसाइकल करती है। तो आपकी जो कॉस्ट होती है फीड डालने की वो बच जाती है। फिर थोड़े एरिया में आप ज्यादा फिश पाल सकते हैं क्योंकि आप उस फिश की नीड के मुताबिक ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और इसके साथ साथ टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिलहाल एक पॉन्ड बनाने का खर्चा पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख रुपए आता है। सिंध का सबसे बड़ा बायोफ्लॉक फार्म टंडू जाम में बन चुका है और ये 1.5 एकड़ रकबे के ऊपर है जहां पर 60 पॉन्ड्स टैंक्स बनाए गए हैं। और वर्ल्ड बैंक का ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में इस तरीका फिश फार्मिंग को फरोग दिया जाए क्योंकि इसके तहत आम रूटीन की जो फिश फार्मिंग उससे 2 से 3 गुना ज्यादा फिश प्रोड्यूस होती है। अब एक असमक नाम की कंपनी है, वो पाकिस्तान के अंदर बायोफ्लॉक इस तमाम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन मेरा नाज़रीन से ये कहना है कि अगर आपने इस काम में आना है तो याद रखिए, एक तो आपके पास एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए। खुदा ना खास्ता वापडा से आपको बिजली मिलना बंद हो जाती है, सिर्फ यूपीएस पे आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि यूपीएस 3, 4, 5 घंटे बाद जवाब दे जाएगा। आपके पास जनरेटर का एक बैकअप होना चाहिए और जनरेटर में फ्यूल डलवाने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सारे पैसे इस पॉन्ड पर लगा दें और बाद में आपके पास बैकअप ना हो, क्योंकि फिश को मुसलसल आपको ऑक्सीजन देनी है, उसका टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। गर्मी है तो उस हिसाब से, सर्दी है तो उस हिसाब से टेम्परेचर आपने देना है। तो इन दोनों काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी पे आपकी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और फिर ऐसे लोग जिनके पास महदूद सरमाया है वो हरगिज इस काम में ना आए। इस काम में वो लोग आए जिनके पास एक मुनासिब दर्जे की आमदन है कि खुदा न खास्ता अगर वो डूब भी जाए तो उनका किचन और उनका स्टेटस खराब ना हो। ऐसे लोग जिनके पास बहुत थोड़ा सरमाया होता है, इस तरह काम में आके जब काम शुरू करते हैं तो उनके पास रनिंग कैश नहीं होता, तो वो उस हिसाब से पीछे रह जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, जिन लोगों के पास पैसा है, वो तमव्वल है, उनको इस टेक्नोलॉजी में आना चाहिए क्योंकि इसमें ना सिर्फ मछली बल्कि श्रिम्प्स पाले जा सकते हैं। इसके अंदर दीगर बहुत सारे सी फूड के आइटम्स पाले जा सकते हैं और पाकिस्तान से फिशरीज के एक्सपोर्ट में ये टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आगाह से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।